इस पूरे चुनावी एपिसोड में भारत के चुनाव आयोग की जैसी प्रतिष्ठा गिरी है वैसी मुझे लगता है हरियाणा में केवल दुष्यंत चौटाला गिरी है। मतलब आज भारत के चुनाव आयोग की इज्जत तार हो चुकी। दादा गौतम ने जो समर्थन किया है, जो तारीफें की हैं, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत नारनौंद हल्के में बहुत राहत की खबर रणजीत चौटाला जी को है। इसके अलावा कैप्टन साहब भी एक तरीके से झोली मांड के वोट मांगने वाले काम, उनका एक एक वर्कर उस काम में जुटा हुआ है। तो वो जो नारनौंद में जो बड़ी हार जीत के जो अंतर थे उसको चौधरी साहब ने कम करने की कोशिश की है। जयप्रकाश जी के लिए सबसे मुसीबत वाले जो हल्के बने हैं वो हिसार है, हांसी है और बरवाड़ा है। बरवाड़ा बहुत बड़ा उनको डेंट देता हुआ, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। चर्चा वहाँ के लोग तो जरूर कर रहे होंगे। नहीं, जैसे चार हल्कों की चर्चा करें कि जयप्रकाश को लीड मिलेगी उचाना और नारनौंद से, और रणजीत को बड़ी लीड मिलेगी हांसी और हिसार से। बरवाड़ा को छोड़ रहे हैं और बरवाड़ा जेपी को बड़ा डेंट लगाना, पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, सबसे भिड़ जाते हैं। वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल मैंने पूछा, बोले मैं तेरे को क्यों बताऊं, तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि वो यहाँ डोके लेना है। तो अगर मान लो कृष्णपाल गुर्जर हार जाते हैं जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, और ऐसी सूरत में इस बार मुझे लगता है कि चौधरी साहब का दाव लग सकता है। अगर वो ये चुनाव निकाल जाते हैं तो उनके मंत्री बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और चौधरी देवीलाल के बेटे हो गए, नाम बड़ा होता है राजनीति में, नाम ही सब कुछ है। बिल्कुल। तो वो ये फैक्टर वहाँ पे काम भी कर रहा है, वहाँ पे लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। खासकर चौधरी रणजीत जी के समर्थक हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई केवल यहाँ सांसद नहीं चुना जा रहा है, कुछ और चुना जा रहा है, आप इस चीज को देखो समझो। तो ये फैक्टर है। रोचक मुकाबला मेरे लिए जो देखने के लिए आज से जो चुनाव है वो ये है कि करनाल विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर को ज्यादा वोट मिलते हैं या नायब सैनी को ज्यादा वोट मिलते हैं। अरविंद शर्मा का यहाँ पे बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा लग रहा है कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है करनाल और रोहतक में, क्योंकि करनाल में हुड्डा साहब ने उतना जोर नहीं लगाया, को मार कर दिया है। कुछ लग रहा है, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, पर दीपेंद्र हुड्डा जीत रहा चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। हरियाणा में मतदान होने में अब सिर्फ 47 घंटे शेष हैं और चुनावी जो परिदृश्य है वो बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, कहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो आज इसी बात की पड़ताल करेंगे सभी 10 लोकसभा सीटों की, और साथ में करेंगे जो 11वीं सीट है करनाल विधानसभा, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं। एक एक सीट वाइज हम चर्चा करेंगे, कहाँ किसका माहौल है, किसका अप है, किसका डाउन है। आज पड़ताल करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई धर्मेंद्र कुआरी। पहले भी कई बार इनका एनालिसिस आपने पड़ताल टीवी पर देखा है, पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें जिस तरह की पड़ताल धर्मेंद्र भाई करेंगे। जी धर्मेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार करमपाल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा इतने 47 घंटों से भी कम रह जाएगा। 1-2 घंटा और कम रह जाएगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है माहौल और हरियाणा का आपको? घंटों में बात आ गई है अब तो। देखो, जिसने जितना जोर लगाना था वो आज लग जाएगा जी। वो बंदरवाड़ी उछल कूद है ना, वो आज पता चल जाएगी जी कि उसके प्रयास रंग लाते हैं नहीं लाते हैं। पर इतना तय है कि हरियाणा में जिस संजीदगी के साथ चुनाव लड़ा है दोनों पार्टियों ने, वो कमाल ही है। उतना जोर शायद कभी दोनों पार्टियों ने कभी इससे पहले लगाया नहीं। और वो कहते हैं ना, चुनाव में साम दाम दंड भेद सारे के सारे प्रयोग किए हैं एक दूसरे के। सरपंची की तरह इलेक्शन लड़ा गया लोकसभा चुनाव। लोकसभा का चुनाव सरपंची की तरह लड़ा गया है। ये चुनाव कई मायनों में बहुत अलग है जी। एक मायने में इसलिए अलग है कि यहाँ ये चुनाव लोकसभा का जरूर था लेकिन मुद्दे स्थानीय थे। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जी दोनों के कैंडिडेट से लोगों ने सवाल पूछे। हाँ, इस बार एक नया आया कि लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए नेताओं से। तीसरा, ये चुनाव इसलिए अच्छा है कि लोग आपस में लड़े, नेता आपस में लड़े हैं। बिल्कुल, नहीं तो गुटबाजी जो होती है वो लोगों में होती है। इस बार तो नेता ही आपस में गुटबाजी कर रहे थे। और चौथा ये है कि अभी तक देखो कितना शांतिपूर्ण मतदान है अपना, मतलब चुनाव का माहौल है। मैं भगवान करे कि ये चुनाव के दिन तक बहुत शांति से निपट जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा हुआ था लेकिन कुल मिला के ठीक रहा पूरा प्रचार। और एक सबसे अच्छी बात इस चुनाव प्रचार की ये रही कि जो हमारा युवा मतदाता है, जो पढ़े लिखे हमने की, जब तक हम नेता से सवाल नहीं करेंगे ना,
तब तक हम अपने जो मत का अधिकार है उसका भी सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है, सवाल पूछना अच्छी बात है, पर सवाल पूछने का सलीका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सारे नेताओं से खूब सवाल पूछे हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी चौधरी रणजीत सिंह से सवाल पूछ रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो जो युवा साथी हैं हमारे, वो ये सलीका सीख सकते हैं बुजुर्गों से कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। बिल्कुल। चौधरी रणजीत सिंह साथ बैठे हैं, वो बुजुर्ग जमीन पे बैठे हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, लेकिन जिस टिका के जैसे वो उनसे बात कर रहे थे वो मुझे बहुत पसंद आया। सवाल पूछने में मन में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए जी। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और आपके दिल में मेरे लिए नफरत भरी हुई है, तो चाहे आप इसी इंटरव्यू में देख ले, आपकी और मेरी बातचीत इसलिए भी पसंद की जाती है क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान है। बिल्कुल। भले ही मेरे विचारों से क्या पता आप सहमति ना हो, लेकिन सम्मान कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चाहे आप कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, डेमोक्रेसी ने यह अधिकार दिया है कि हम चुनाव लड़ें। लड़ रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति नफरत कम से कम ना जनता को पालनी चाहिए, ना लोगों को पालनी। जी। और हम दर्शकों से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप भी चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान जो वोट डाले जाएंगे अपने अपने बूथ पर, वहाँ माहौल को बड़ा शांतिप्रिय रखें, किसी भी पार्टी का हो। ये नेता लोग बाद में एक ही थाली में, एक ही टेबल पर खाना खाते आपको फोटो दिख जाते हैं, और ये वही विधानसभा लोकसभा में एक जगह बैठे हुए रिश्तेदार हैं आपस में। रिश्तेदार हैं सभी। एक तो बीजेपी में चौधरी, बीजेपी में दूसरा चौधरी। बिल्कुल। तो एकजुटता परिषद है। अब बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें, कहाँ से करें? सिरसा से कर लें? कर लो, छोटा सा तो हरियाणा है। छोटा सा हरियाणा, सिरसा से शुरू करते हैं। सिरसा से शुरू। किस तरह का माहौल सिरसा में लग रहा है आपको? देखो, सिरसा में शैलजा जी का शुरुआत से चुनाव में वो बढ़त लेती हुई दिख रही थी, और आज प्रियंका गांधी भी वहाँ आएंगी जी। और खास बात है कि सिरसा में जो गुटबाजी थी वो शुरुआत में तो सतह पे दिखाई दी थी कांग्रेस में, पर अब मुझे उसमें मेंटेन उन्होंने किया है जी। लेकिन जो अशोक तंवर जी का जो चुनाव था, जो पहले बहुत ढीला लग रहा था, मुझे लगता है इन 2-3 दिनों में उन्होंने भी चुनाव को बहुत अच्छी गति दी। यानी कि उन्होंने हार के अंतर को कम किया है। कम किया, हो सकता है वो बहुत कम कर दिया हो जी, हो सकता है ना हो पाया हो, पर ये तय है जी कि चुनाव लड़ने के बिहाफ पे जो हार जीत होती है जी, उसमें जरूर ये कहूँगा कि दोनों ने बहुत अच्छा चुनाव ये लड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या आकलन लग रहा है, कौन वहाँ एज पे एज जो शुरुआत में जो शैलजा जी एज पे थी, आज भी वो एज पे दिखाई देती हैं। अब एग्जैक्टली मैं इन 3-4 दिनों में सिरसा नहीं गया हूँ जी, तो मैं एक्यूरेटली तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है देवेंद्र बबली ने जिस तरह समर्थन जो किया, हार का जो अंतर है वो जरूर थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। बबली के साथ आने कितना असर पड़ेगा? बबली मुझे लगता है कि इस पूरे उस एरिया बेल्ट में अगर आज के दिन सबसे अप्रासंगिक राजनेता कोई है, एक कहते हैं ना फुकरा राजनेता कोई है, तो वो मुझे बबली जी नजर आते हैं। वो कभी मैच्योर जर्नलिस्ट, वो नेता के तौर पे कभी खुद को नहीं दिखा पाए। मैं मतलब मेरा जो आकलन है, जिस तरह से सरपंचों की बातों का रिएक्शन किया जैसे मुझे लगता है उनको कोई बीपी की समस्या रही होगी, उनको कोई तकलीफ, वो एकदम जैसे तवे पे छिट्टे नहीं मार देंगे, क्षण देखिए वो क्षणकला आदमी है, तो वो कितना प्रभावित करेगा इसमें मुझे नहीं पता, पर वो सब दे पता है सबको कि मौका तलाश रहा है अपना, तो तलाशेगा ही। बिल्कुल। चलो, वहाँ शैलजा एज पे, उसके बाद साथ लगती सीट है हिसार की। हिसार में क्या लग रहा है, रणजीत चौटाला, जयप्रकाश? देखो जी, हिसार मेरा घर भी है जी, और हिसार में मुझे लगता है लोग तो बात करते हैं रोहतक की कि रोहतक में मुकाबले हैं, मुझे लगता है अगर सही में कहीं मुकाबला हो रहा है ना तो वो हिसार में होने लग रहा है जी। ना रणजीत चौटाला जी ने कोई चुनाव प्रचार में कोई कमी छोड़ रखी, और ना जयप्रकाश जी ने चुनाव प्रचार में कमी छोड़ रखी जी। पूरी तरीके से वो चुनाव शहरियों और देहातियों का चुनाव हो गया है। देहात में फोकस है जयप्रकाश का, शहरों में फोकस है रणजीत जी का। दोनों ने शहरों में भी प्रचार किए हैं, गाँव में भी किए हैं, लेकिन एज की अगर बात करें आपकी, तो लगता है कि रणजीत जी ने शहरों में जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, प्लस में INLD का जो पुराना वर्कर है, उसको कहीं ना कहीं चौधरी साहब संभालने में वहाँ पे सफल हुए हैं जी। जेपी का चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक रहा, लेकिन इन 3 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जो पूरा चुनावी कैंपेन है चौधरी रणजीत सिंह जी की, वो एकदम से आक्रामकता से हटके उन्होंने पॉजिटिविटी पे कर ली है। पिछले 3 दिन में देखोगे कि उन्होंने अपने आप को खुद को एक
किस्म से आप कहें चुनावी आक्रामकता से निकाल के बहुत ही एक पॉजिटिवनेस में चुनाव चलाया है जी। जबकि जयप्रकाश जी अभी भी अटैकिंग एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं। ये एक रणनीतिक हिस्सा होता है। बहुत सारा न्यूट्रल वोट ऐसा होता है जो कैंडिडेट की पॉजिटिविटी को देख के भी वोट देता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई चौधरी साहब को ऐसा गाइड कर रहा होगा बंदा कि अब आप कंट्रोवर्सी और अटैकिंग मोड छोड़ के आप पॉजिटिविटी के मोड पे आ जाइए, और वो उस मोड पे आए भी हैं। एक बड़ा बदलाव मैं ये देख रहा हूँ कि जो दादा गौतम ने जो समर्थन किया है, जो तारीफें की हैं, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत नारनौंद हल्के में बहुत राहत की खबर रणजीत को है, रणजीत चौटाला जी को है। इसके अलावा कैप्टन साहब भी एक तरीके से झोली मांड के वोट मांगने वाले काम है। उनका एक एक वर्कर उस काम में जुटा हुआ है। तो वो जो नारनौंद में जो बड़ी हार जीत के जो अंतर थे जी, उसको चौधरी साहब ने कम करने की कोशिश की है। जयप्रकाश जी के लिए सबसे मुसीबत वाले जो हल्के बने हैं वो हिसार है, हांसी है और बरवाड़ा है जी। बरवाड़ा बहुत बड़ा उनको डेंट देता हुआ, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, चर्चा वहाँ के लोग तो जरूर कर रहे होंगे। नहीं, जैसे चार हल्कों की चर्चा करें कि जयप्रकाश को लीड मिलेगी उचाना और नारनौंद से, और रणजीत को बड़ी लीड मिलेगी हांसी और हिसार से। बरवाड़ा को छोड़ रहे हैं और बरवाड़ा जेपी को बड़ा डेंट लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे हिसार लोकसभा के चुनाव में हार जीत बरवाड़ा ही तय करने वाला है। मुझे ऐसा कारण क्या उसके पीछे के? कुछ विवाद बताए जाते हैं जयप्रकाश जी के, जब वो वहाँ पे पीछे राजनीति जब करते हैं, जाने अनजाने राजनेताओं से जब आप सत्ता में होते हो या पद पे बैठे होते हो, तो कुछ ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं जिन पे हमारा अधिकार या हमारा दोष ना होते हुए भी हमारे चिपक जाती हैं वो चीजें ना। और एक कहते हैं ना घर का जो कि जोगड़ा होता है, तो चूंकि बरवाड़ा जयप्रकाश जी से ज्यादा परिचित है जी, तो चौधरी रणजीत सिंह से तो वो परिचय ही नहीं है उनका। बिल्कुल। तो जहाँ ज्यादा परिचय होता है वहाँ एक दूसरे की कमियां खामियां ज्यादा पता होती है। बिल्कुल। तो ये बड़ा इशू मुझे वहाँ पे लगता है। वहाँ दुश्मन ज्यादा होते हैं पुराने नेताओं के, तो घर का जो कि जोगड़ा होता है सबके लिए। ठीक है। और यहाँ बताओ कुलदीप बिश्नोई के आदमपुर का क्या, और बुआनी खेड़ा से मंत्री बिशंबर वाल्मीकि, देखो किसी आदमी ने कुलदीप बिश्नोई को ये समझाया कि जी यहाँ से अगर मान लो चौधरी रणजीत सिंह जी जीतते हैं तो आपके लिए वो केवल 5 साल के लिए चैलेंज है। 5 साल बाद चौधरी साहब को यहाँ रहना नहीं, कोई जड़ निकड़नी उनकी जी। अगर यहाँ से जयप्रकाश जीतते हैं चुनाव तो आपकी तो पूरी राजनीति को वो अगले 20 साल के लिए खत्म कर देगा। ये बात चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को समझाएगी, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने ये बात अपने वर्कर्स को बहुत हाथ जोड़ के है। कल भी उनकी एक बहुत गुप्त मीटिंग हुई है, 2 दिन चली है वो बिश्नोइयों की। प्रमुख बिश्नोई उसमें थे, आदमपुर के भी, नलवा के भी और बाकी जगह भी, फतेहाबाद तक के बिश्नोई उसमें थे। तो उसमें कुलदीप बिश्नोई ये कहा कि अब ये मत देखो कि मेरी टिकट कट गई रणजीत जी को मिले, आप ये देखो कि भविष्य में कौन हमें डैमेज कर रहा है जी। रणजीत चौटाला जी से भविष्य में हमें कोई खतरा नहीं है। और दूसरा, उन्हें आदमपुर में भव्य की मदद करी थी, तो एहसान उतारने का समय आ गया है, तो वो एहसान अपना उतार रहे हैं। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि मतलब सबसे रोमांचक चुनाव हिसार का है। सबसे रोमांचक। हाँ। अच्छा, एक और बताओ, जैसे वहाँ ना एक मुद्दा उठा हुआ पूरे हिसार पार्लियामेंट्री में, चौधरी रणजीत सिंह के साथ वही एक शरीफ आदमी है, ईमानदार है, चौधरी देवीलाल का बेटा है, वो भी कहते हैं। और एक तरफ जयप्रकाश पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। हम जब भी किसी गांव में जाते हैं, वो टेलीफोन का किस्सा तो सारे सुनाते हैं, लैंडलाइन में तार नहीं थी और डीसी को फोन करके पुराने किस्से उनके, कहीं आदमपुर में नकली नोट बांटने के, किसी के पेट्रोल पंप के पैसे नहीं देने के, प्लाटों पर कब्जे, तो जो बदमाशी गुंडागर्दी किस्से लोग सुना रहे ना, वो छवि के ऊपर क्या लगता है कि कुछ बढ़त क्या रणजीत चौटाला को मिलेगी? जो पहले 3-4 दिन में कोलिया जो होना था, राजनीति में तमाम आरोप लगते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जेपी तो थपकी लगाता है, तब तो उन्होंने कहा थपकी मारता तो नहीं, थपकी लगाता हूँ। चौधरी साहब तो अगर ये जेपी जी ने ये बातें नहीं भी कही होती तब भी चौधरी रणजीत सिंह के बराबर की छवि तो वो फिर भी नहीं बना पाते। बिल्कुल। वो जब जवानी के दिनों में राजनीति करते थे तो उस दौर में जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा होगा, आज तो 40 साल हो गए हैं, अब तो मुझे लगता है वो भी काफी मैच्योर हो गए होंगे। और हाँ, शैली उनकी वो जो है वो है। तो अब ये शैली रणजीत जी तो अपना नहीं सकते, रणजीत जी तो बुजुर्गों वाली शैली रहेगी उनकी।
तो छवि के मामले में तो रणजीत जी पहले दिन से ही आगे हैं, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है, एक चर्चा कल हम हिसार में, मैं लगातार 3 दिन रहा, वहाँ एक बीजेपी के नेता से बातचीत हुई और पूर्व में मंत्री रहे वो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से जीतते हैं, सेंटर में मोदी की सरकार बनती है, तो हरियाणा के कोटे के जो मंत्री होंगे उनमें सबसे पहले रणजीत सिंह का दावा तो बनेगा उनका, सबसे मजबूत दावा रणजीत चौटाला का, केंद्रीय मंत्री का। राजनीति में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है ये वैसे तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप इस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो अगर मान लो कृष्णपाल गुर्जर हार जाते हैं जी, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, और ऐसी सूरत में इस बार मुझे लगता है कि चौधरी साहब का दाव लग सकता है, अगर वो ये चुनाव निकाल जाते हैं तो उनके मंत्री बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और चौधरी देवीलाल के बेटे हो गए, नाम बड़ा होता है राजनीति में, नाम ही सब कुछ है। बिल्कुल, तो वो ये फैक्टर वहाँ पे काम भी कर रहा है, वहाँ पे लोग इसकी चर्चाएं भी कर रहे हैं। खासकर चौधरी रणजीत जी के समर्थक हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई केवल यहाँ सांसद नहीं चुना जा रहा है, कुछ और चुना जा रहा है, आप इस चीज़ को देखो समझो। तो ये फैक्टर है वहाँ के चुनाव जी। उसके बाद आते हैं सोनीपत पर। सतपाल ब्रह्मचारी ने पूरी जी जान लगा दी है, राहुल गांधी उनके लिए कल जनसभा भी करके गए हैं सोनीपत में, और उधर से मोहनलाल बड़ोली हैं जो राई से मात्र कुछ हजार वोटों से जीतकर विधायक बने थे। दोनों में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? कह रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट का चुनावी परिणाम राई ही तय करने वाला है। जो राई में जीतेगा वो सोनीपत जीतेगा, ऐसी ही चर्चाएं हैं। और मोहनलाल जी की थोड़ी हालत राई में खराब है, काफी दिनों से खराब बताई जा रही है। उनके खुद के गांव में भी हालत खराब बताई जा रही है क्या वो, लेकिन हालत खराब है। उनके बड़ोली गांव में भी कह रहे हैं हालत खराब है। वो तो हमेशा होती है, आप कहीं भी आओगे तो सबसे पहले आपकी हालत गाँव वाले खराब करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा इफेक्टेड आपसे वो है ना, सबसे ज्यादा उम्मीदें भी उन्होंने लगाई होती हैं। और बीजेपी में सबसे बुरी जो बात ये है कि बीजेपी में हम किसी की उम्मीदें पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहाँ तो मतलब खट्टर के अलावा कोई आदमी किसी चीज के लिए हाँ भर ले, वही बड़ा काम है। तो इसलिए उम्मीदें पूरी होंगी नहीं तो फिर भाई प्रेम है जहाँ है वहीं नफरत भी पैदा होगी जी। और एक सबसे बड़ा है ना, वहाँ ब्राह्मण के ऊपर दारोमदार था, ये देखा जा रहा था कि ब्राह्मण किस तरफ जाएगा। जब सबसे पहले मोहनलाल बड़ोली, ब्राह्मण का तो आप बता दोगे, आप तो जिंद के। हाँ, मैं बता देता हूँ। मोहनलाल बड़ोली जब आए तो किसी भी ब्राह्मण सभा ने बड़ोली का समर्थन नहीं किया, वो वेट करते रहे कि कांग्रेस से कौन आएगा। और जब कांग्रेस से आपके सतपाल ब्रह्मचारी आ गए, तब जो जींद जिले की ब्राह्मण सभा है उसके प्रधान है धर्मवीर पिंडारा, वो पूर्व प्रधान है सियाराम शास्त्री, उससे जो संरक्षक हैं, जो सफीदों की ब्राह्मण सभा के प्रधान, जुलाना की ब्राह्मण सभा के प्रधान, सारी ब्राह्मण सभा उनके साथ एकजुट होगी। यही उनकी चुनाव की सबसे बड़ी मजबूती और ताकत बन गई। वो है हमारे मित्र हैं वहाँ पे, दर्शक साथी भी हैं, संदीप दैया, वो कह रहे हैं कि जो सफीदो है, ये आपका सोनीपत है, हाँ, ये सोनीपत में हार जीत का जो अंतर है वो 10-15 हज़ार ही वो मान के चलते हैं। और ये फैक्टर वो भी काउंट करते हैं उसमें। और जींद से है ना, जैसे जींद विधानसभा से 41,000 की लीड रमेश कौशिक को मिली थी, 45,000 की सफीदों से मिली थी। इस बार कह रहे हैं कि पता नहीं सच है कि झूठ है, रमेश कौशिक भी सतपाल ब्रह्मचारी की मदद कर रहे हैं। मदद, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वो तो 1-to-1 फोन कर करके लोगों को कह रहे हैं ओपन। तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय में रमेश कौशिक भी कांग्रेस में आ सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी तो किन्हीं कारणों के चलते बीजेपी में तो ऐसे लोगों को टॉलरेट किया नहीं जाता। यस, तो उन्होंने उनकी सोच समझ के फैसला लिया होगा। वीडियो का एपिसोड था, उसके बाद अभी वो तो बाहर निकलने की हालत में नहीं है, बट वो अंदर खाने बहुत, मतलब जितने भी उनके लोग हैं पूरे पार्लियामेंट्री में फ़ोन कर रहे हैं अपनी तरफ से, जहाँ आर्थिक मदद है वो भी कर रहे हैं। और ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, मेरे को बड़े नज़दीकी उन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा है कि उनके पास भी फ़ोन आया है और रमेश कौशिक मदद कर रहे हैं इस चुनाव में। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा जी-टोड बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले अम्बाला से शुरू करेंगे। अम्बाला में मुकाबला टफ हो गया, खड़गे साहब वहाँ गए हैं, कालका में उधर, और अम्बाला यमुनानगर ये इलाका है, वहाँ अनिल विज साहब नाराज़ हैं और कांग्रेस की ताकत बड़ी है जब से चित्रा सरवारा और उनके पिताजी की कांग्रेस में वापसी हुई है। कैसा माहौल, और वरुण बुलाना बहुत इंटेलिजेंट एमएलए हैं वहाँ के। सारी बातें ठीक है, फिर भी जो माहौल है, हाँ, मैं नहीं समझता कि वहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि बंतो कटारिया बिल्कुल धूल छाट रही है। धूल नहीं छाट रही, मतलब वहाँ टफ है मुकाबला। हाँ, बस मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अम्बाला में मुकाबला टफ है, कुछ भी हो सकता है। और
एक इस पूरे चुनाव में एक फैक्टर ये बहुत अहम है, आप अदर्स के वोट नहीं देख रहे। जिस भी लोकसभा सीट पे दो प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़ के अदर्स ने 1 लाख वोट लिए, वो सीट कांग्रेस हारेगी जी। आप ध्यान कर लेना इस तथ्य को। और इस चक्कर में मुझे लगता है कांग्रेस की कहीं बहुत सीटों का नुकसान ना हो। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ अदर्स मिलके लाख वोट ले रहे हैं और वो सीट कांग्रेस लूज कर रही है। आप हिसार का एग्जाम्पल देख लो, अगर हिसार में नैना, सुनैना और जो बीएसपी कैंडिडेट हैं सारे मिला के अगर लाख वोट ले लेते हैं तो जेपी तो इतनी मेहनत करने के बावजूद हार नहीं जी, जैसी संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये पूरा फैक्टर हर लोकसभा सीट पे है जी। और वहाँ मेरी कुछ एक साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो चमार मतदाता है ना, वो अम्बाला पार्लियामेंट्री में बहुत बड़ा है और वो इस बार जो संविधान का एक मुद्दा उठा हुआ है, आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई है, देखो वो कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। एक समूह एससी समाज में ऐसा है जो संविधान के प्रति संजीदा है और जो मोदी जी जिसको अब आरोप लगते हैं चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग ने भी आप देखो जो हिदायत दी है कांग्रेस पार्टी को, वो हिदायत ये है कि आप संविधान पे बात मत करो। इससे पता लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है संविधान पे बात मुद्दे पर। बिल्कुल, उन्होंने बीजेपी को तो एक छोटा सा दूसरा नड्डा जी को हिदायत दी है, लेकिन कांग्रेस को रोकने की कोशिश की है चुनाव आयोग। अब देखो ना, जब सबसे इस पूरे चुनावी एपिसोड में भारत के चुनाव आयोग की जैसी प्रतिष्ठा गिरी है, वैसी मुझे लगता है हरियाणा में केवल दुष्यंत चौटाला गिरी है। मतलब आज भारत के चुनाव आयोग की इज्जत तार हो चुकी है, उसकी 2 कौड़ी की इमेज नहीं रही है चुनाव आयोग की। और उनके ऊपर जितने आरोप हैं, उनके सदस्यों के ऊपर जो बातें विपक्ष कह रहा है, अनट्रस्टफुल चुनाव है ये जी। फिर भी लोग लगे हुए हैं कि चलो क्या पता कुछ हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र धर्मभूमि, युद्ध चल रहा है वहाँ पर एक जबरदस्त तरीके। कोई युद्ध नहीं चल रहा जी, वहाँ के युद्ध का परिणाम आ चुका है। 1 लाख से लेके 1.25 लाख वोटों तक लेंगे अभय सिंह चौटाला। 1 लाख क्रॉस हो जाएंगे आराम से। आज के दिन तो हो रहे हैं, कल को पता नहीं। 1.25 लाख वोट ऐसा वो लेंगे और सुशील गुप्ता को चुनाव हरा देंगे। नवीन जिंदल जी का संसद का पहुंचने का रास्ता अभय सिंह चौटाला के 1.25 लाख वोटों से होकर जाता है जी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ना जी वो तो जीतने के लिए गए हुए हैं, उनको अच्छी लगती होंगी बातें। मैं थोड़ा सा इस मामले में हार्ड ट्रूथ रखता हूँ। वहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी सुशील गुप्ता की हार तय करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गए थे और वो काम उन्होंने बखूबी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है 4 तारीख को। और नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से अगले सांसद बन जाएंगे। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जनता से सियाने हम भी नहीं हैं। बिल्कुल, अगर वो मन में कुछ और सोचे बैठा हो तो नवीन जिंदल का गणित और अभय चौटाला का गणित रह जाएगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी, मिनट लगेगी एक। लोगों में ये चर्चाएं हैं कि अभय चौटाला वहाँ सुशील गुप्ता को न हराने की बजाय अपना जो इनेलो का चुनाव चिन्ह है, निशान चश्मे का, उसको बचाने के लिए गए हुए हैं, उस पर खतरा मंडराया हुआ है। वो बचेगा नहीं है, वो उससे नहीं बच रहा ना। उनका चुनाव निशान कहीं जा रहा। चुनाव आयोग की प्रावधान है कि अगर वो 3% वोट नहीं ले पाए तो उनको एक मौका और दे देंगे। वो मौके की संख्या असंख्य है, चुनाव आयोग कितने भी मौके दे सकता है, वो चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। कहीं नहीं जा रहा उनका चुनाव आयोग। ओके, उसके बाद आते हैं करनाल पे। खट्टर साहब का चुनाव है, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जबरदस्त चुनाव वहां पर लड़ा है। खट्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि खट्टर साहब हार रहे हैं। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि वो हार रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ, समीकरण लगाते हैं, फिर लगता है यार ना यार जीत ही जाएगा। हल्केबाज क्यों साहब ने समीकरण देखे? सारे देखे हैं, कई जगह तो लगता है खट्टर साहब साफ हो रहे हैं। टोटली कंफ्यूजिंग चुनाव है वहाँ का। लेकिन मुझे लगता है ये जो आए हैं वीरेंद्र मराठा जी, खट्टर साहब की जीत में मदद करेंगे। क्योंकि ये मराठा को जो वोट मिलेगा, कहाँ जाना था वो जाना तो था बीजेपी में ही। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि 3 खिलाड़ी हो गए मैदान में। तो मान लो वीरेंद्र मराठा जो वोट ले रहा है
वो है तो सरकार के खिलाफ जाने वाला ही वोट। तो वो अगर वीरेंद्र माठा जी की बजाय कोई और सीधा मुकाबला होता तो वो तो कांग्रेस को जाना था इस बार वोट। बहुत सारा रोड समाज इस बार किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को वोट नहीं दे रहा जी। तो वो कांग्रेस में जाना था। अब वो मराठा के पास जाएगा तो एक तरफ तो 2 खिलाड़ी हो गए, एक तरफ 1 हो गया जी। तो एंटी इनकम्बेंसी वोट 2 लोगों में बट गया तो ज्यादा चांसेस खट्टर के हैं, क्योंकि वहाँ रोचक मुकाबला एक और मैं मानता हूँ। इस बार रोचक मुकाबला मेरे लिए जो देखने के लिए आज से जो चुनाव है वो ये है कि करनाल विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर को ज्यादा वोट मिलते हैं या नायब सैनी को ज्यादा वोट मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी चर्चाएं हैं वहां पे कि नायब सैनी तो चुनाव जीत जाएंगे बहुत इजीली, लेकिन नायब सैनी से कम वोट उनके गुरुजी को आएंगे जिनको वो संत कहते हैं, उनके बहुत कम वोट मिलेंगे। ऐसी चर्चाएं, और ऐसा होता है तो बेशक वो सांसद चुने जाएं, उनकी करनाल में नैतिक हार हो जाएगी, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि 10 साल आपने जिस विधानसभा का नेतृत्व किया, अगर आप उसमें हारते हो या अपने सीएम से कम वोट लेते हो तो ये मानना कि जीवन में जो भी सम्मान ख्याति उन्होंने अर्जित की है उसका हनन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। चलो, और करनाल का क्या लगता है उपचुनाव? सरेंडर कर चुके हैं त्रिलोचन जी चुनाव पूरी तरीके से, और ऐसा लगता है कि चुनाव ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे केवल और केवल नायब सैनी। क्या कारण रहा है सरेंडर करने का? कई कारण होते हैं, कई गॉसिप्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये तय है कि ना तो कांग्रेस संजीदगी से वो चुनाव लड़ रही है, त्रिलोचन सिंह को सिर्फ एक रस्म अदायगी के लिए टिकट दी गई थी। अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़े से भी संजीदा उस चुनाव को लेके होते हैं तो कोई अच्छा कैंडिडेट उतारते, सुमिता सिंह को उतारते या फिर किसी और मनोज वधवा को उतारा जा सकता था। उसे अगर तो ईडी से लगी थी वधवा अगर तो उसने पार्टी छोड़ी ना बेचारे ने अभी, लेकिन अब फिर मैनेज हो गया वो बीजेपी का, ऐसा कहते हैं लोग। वो तो रस्म है, नायब सैनी जी जीत रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा सोनीपत की बात होगी, हम अहीर बेल्ट पर चलते हैं। भिवानी में बात करें, भिवानी का क्या लग रहा है? भिवानी का मुकाबला बहुत गजब बन गया है। भिवानी में रावदान सिंह ने वही फाइट खड़ी कर दी है धर्मवीर के सामने जो हिसार में फाइट बनी हुई है। भिवानी में सारा का सारा धर्मदार अहीर वोटों पे टिक गया था और ये हो रहा था कि अहीर रावदान सिंह को वोट दे रहा है। लेकिन आज महेंद्रगढ़ में रैली रखवाई है बीजेपी ने। बीजेपी के पास ये रिपोर्ट थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट आ रहे हैं। तो आज मोदी जी आके अहीरों के बारे में क्या बोलते हैं, और आपने देखा होगा दादरी में राहुल गांधी की रैली हुई तो महेंद्रगढ़ तक के लोग आए हुए थे, वो गजब की रैली उन्होंने की। बिल्कुल। तो उसका, उस रैली का वजह से जो नुकसान हुआ उसको मोदी जी कितना पाट पाते हैं, अहीरों को क्या मैसेज देके जाते हैं, वो तो आज पता लगेगा। पर मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो रावदान सिंह ले चुके हैं। इवन जो तोसाम किरण चौधरी का हल्का है, किरण चौधरी जी की नाराजगी के बावजूद तोसाम हल्के में अच्छे खासे वोट रावदान सिंह ले रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा उलटफेर भिवानी महेंद्रगढ़ में कर दें। और कल राहुल के मंच पर भी एक नोक जोशी किरण चौधरी वो तो और दान सिंह में देखने को मिली, बीच में राहुल गांधी बैठे हुए थे। मन की बात थी ना, निकलनी जरूरी थी, निकल गई वो है। ठीक है, उसके बाद फिर राजा साहब का क्या है? कांग्रेसी क्या जो लड़ाई ना करे। बिल्कुल, राजा साहब गुड़गांव में, राजा साहब का चुनाव फंसा हुआ है, फंस गया। सबसे सेफ सीट थी, सेफ सीट थी, पर राजा साहब के पसीने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि राज ने राजा को टक्कर दे रहे। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा था, सबसे सेफ सीट फंसी हुई है। फिर भी मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी जीत, मतलब, लेकिन जो पिछली उनकी जीतों का अंतर है था ना कि वो घना चादर तान के सो रहे थे ना, वो नहीं है, क्योंकि गर्मी में राजा साहब निकलते नहीं कहीं, लेकिन इस बार गर्मी में उनको राज बब्बर ने, मतलब राज बब्बर बड़े मजबूत साबित हो रहे हैं वहां पर। मुस्लिम वोट, एंटी राव इंद्रजीत, डेटा ये कह रहा है, मतलब जो आंकड़ों का समीकरण है, मान लो जो मेवात के जो चारों हल्के हैं वो मिलाएं और मेव वोटों का कॉम्बिनेशन बनाएं, कुछ जाटों का बनाएं, कुछ पंजाबी वोटर बनाएं तो गिर सकते हैं। बड़ी बात थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बीजेपी का आदमी उनके साथ नहीं खड़ा, उनको जरूरत नहीं है। वो बीजेपी में होके भी बीजेपी के नहीं है, वो अपने दम पे जीतते आए हैं चुनाव और लहर में जीतते हैं चुनाव। आज तक एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो प्रदेश में उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ लहर चल रही और वो जीती हो। ऐसा मौका जब जब भी आया रहा, वीरेंद्र सिंह जी भी आ रहे। तो इस बार तो लहर नहीं है, इस बार लहर नहीं है, पर एनसीआर के जो दो
एनसीआर का जो प्रभाव है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाला और टीवी देखने वाला जो वोटर है ना, वो मोदी जी पे बहुत गहरा प्रभावित वोटर है। शहर सपोर्ट करते हैं ना। अभी मुझे एक साथी ने बताया कि जैसे इन्होंने भूपेंद्र यादव को यहाँ टिकट नहीं लेने दी, सुधा यादव को भी भिवानी से नहीं लेने दी, किन्होंने नहीं लेने दी? रविंद्र जीत ने। हाँ, इतनी ताकत का है उनमें। उनमें अपनी धर्मवीर की तो टिकट लेके आए वो अपनी बेटी की टिकट नहीं दिलवा सकते, इतनी ताकत नहीं है बीजेपी में किसी की भी। वो धर्मवीर की भी टिकट नहीं लाए। धर्मवीर उनका खिलाड़ी, वो कहने को तो वो उनको आदर मान बहुत देता है, और धर्मवीर जी कहते हैं कि मैं तो जो कुछ हूँ राव साहब की वजह से हूँ। वो कहीं आगे निकला हुआ आदमी है। राव साहब को तो बड़े बाजार में बेच दे काम। राव साहब हैं सच्चे सीधे नियत के आदमी, मगर धर्मवीर जी का मुकाबला नहीं है कोई उनसे। धर्मवीर खिलाड़ी है, खिलाड़ी आदमी है। वो टिकट राव साहब दिलवा के लाएंगे, वो राव साहब को टिकट दिलवा दें। चलो, और ये भी सुनी थी हमने कि भूपेंद्र यादव अलवर से जाके चुनाव लड़े, राव इंद्रजीत की जो टीम थी, वर्कर थे, उनके साथी थे, वो अलवर में भी गए ताकि यहाँ भी भूपेंद्र यादव घर आ जा सके। ऐसी चर्चाएं फिजूल की बात है, फिजूल की बातें हैं। ठीक है। राव साहब की एक खूबी है, राव साहब तमाम बातों के बावजूद पीठ में छुरा नहीं करते। मुझे मतलब राव इंद्रजीत जी का मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ, इवन मैं तो उनका क्रिटिक हूँ, और उनको हर क्रिटिक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वाह राव साहब नु कहने तो सारे हैं बिल्कुल, लेकिन राव साहब को आईना दिखाने वाले भी तो चाहिए प्रदेश में। मैं राव साहब का क्रिटिक हूँ, उनकी राजनीतिक शैली की आलोचनाएं करता हूँ। वो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, पब्लिक की राजनीति नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद राव साहब की अच्छी बात है, सीधे सपाट आदमी जो है वो मुंह पे है। वो पीठ में छुरा घोपना उन्होंने नहीं सीखा। बिल्कुल, ये उनमें अच्छी बात है। ऑनेस्टी भी है थोड़ी पॉलिटिकल, उनमें बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है। उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति नहीं बढ़ा रखी। बिल्कुल, और ये बात राज बब्बर पे भी। फिल्म इंडस्ट्री का आदमी, 5 बार सांसद बन चुका आदमी, आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वो पैंट भी व्हाइट होती है, आप उनके जीवन पे कोई दाग नहीं पाओगे। बहुत अच्छे इंसान है। यही दोनों की एक गुड़गांव, अगर कैंडिडेट के मामले में देखें, चरित्र के मामले में, गुड़गांव में दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। अब देखना लोगों को किसका चयन करते हैं। एक सीट, 2 सीट रह गई हैं। बात करते हैं सबसे पहले फरीदाबाद की। फरीदाबाद में क्या माहौल कुछ बदले है पिछले, अब तो मात्र कुछ घंटों का जैसे चुनाव है। फरीदाबाद में बीजेपी ने इन 2-3 दिनों में इम्प्रूव किया है। ओके, पर वो इतना इम्प्रूव नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है वहाँ उलटफेर होगा। महेंद्र प्रताप सीट निकाल रहे हैं। सारा खेल गुजरों के वोटों पे है और जाटों के वोटों पे है। अगर जाटों का वोट एक मुश्त महेंद्र जी को गया और 25% गुजर वोट इधर शिफ्ट हुआ, तो कृष्णपाल गुर्जर जी को दिन में तारे दिख जाएंगे इस बार। और लग रहा है दिख रहे हैं अभी तो, जो हालात से बातें निकल के आ रही हैं। मैं भी लास्ट में उनको थोड़ा अपना मतलब अहंकारी से आदमी है, उनको थोड़ा अपना पोलाइटनेस अपनानी चाहिए जीवन में। जी जी, हाँ, बड़े मंच भी किसी को भिड़ जाते हैं, नेताओं से भिड़ वो जाते हैं, पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, सबसे भिड़ जाते हैं। वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल मैंने पूछा, बोले मैं तेरे को क्यों बताऊं, तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि वो यहाँ डोके लेना है। तो होटो को होगी उस बात पे। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवालों का जवाब ही नहीं देना, तो फिर क्या तू डोके लेना है? बिल्कुल। नहीं, अभी वहाँ जिला प्रधान का हाथ झटक दिया था जो है, तो सत्ता का जो नशा है ना, यहाँ सवार हो जाता है, और फिर आपके कर्म, आपका व्यवहार उसी अनुसार संचालित होने लगता है। सत्ता को पचा पाना, उसके अनुसार व्यवहार करना, ये कुदरत बहुत कम लोगों को बख्शती है। नहीं तो राज में हिस्सा होने के बाद बड़े बड़े लोगों के दिमाग फिरते देखे हैं। ठीक है, लास्ट में रोहतक, जहाँ बैठे हुए हो, रोहतक में मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार जाए। कितने से जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि लाख वोटों से ऊपर दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव जीत रहे निकाल रहे हैं। उसके कारण हैं कि अरविंद शर्मा का यहाँ पे बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा है कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, करनाल और रोहतक में, क्योंकि करनाल में हुड्डा साहब ने उतना जोर नहीं लगाया, त्रिलोचन को मार कर दिया है। कुछ लग रहा है, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, पर दीपेंद्र हुड्डा जीत रहा है चुनाव, जीत रहे हैं। चलो, ओवरऑल और अच्छी बात रोहतक की चुनाव, रोहतक का चुनाव पिछला पूरी जातिवादी चुनाव था। जय भरा हुआ था सब में। इस बार नहीं भरा हुआ। इस बार मस्त चुनाव है रोहतक का। तो ब्राह्मण बिरादरी भी है दीपेंद्र के साथ? खूब है। यही शायद उनके लिए एक वो देख लिया उन्होंने अपने वाला ना। कई बार नो कहें कि वो ऐसी जूते के काम जो पायन कट है।
अपना तो है, दोनों कैंडिडेट उनके अपने हैं, पर वो इस बार अरविंद को कह रहे हैं तू आराम कर ले, उन्होंने पता है विधानसभा में पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, तो अब आराम कर। ठीक है, लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन करो इसका। ओवरऑल कंक्लूजन ये है जी, अदर्स के वोटों के ऊपर है, क्या अब तक कांग्रेस 2 सीटों पे भी सिमट जाए, और क्या अब तक कांग्रेस 8-9 पे भी चली जाए, लेकिन 2 वाली की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि बीजेपी इन 2 दिनों में बहुत, जो उसका टारगेटेड वोट बैंक, ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उनको कास्ट के नाम पे पोलराइज करने की तैयारी में है जी, कर रहे हैं, ऐसे मैसेज देखे हैं मैंने। तो अगर ऐसा होता है और लोग उन भावनाओं में बहते हैं तो मुकाबले और कड़े होते चले जाएंगे। एक बार तो माहौल ऐसा लग रहा था कांग्रेस 10 सीटें भी जीत सकती है, लेकिन 2 सीटें तो सेफ ही हैं उनकी, और लेकिन जितना भी गेन करेंगे फायदा ही है उसका, लेकिन उनको उसका विधानसभा में फायदा होगा। चलो बहुत बढ़िया। और ये थी सभी 10 लोकसभा सीटों की पड़ताल। आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं जो धर्मेंद्र भाई ने बताया है? और करमपाल भाई का पड़ताल टीवी सब्सक्राइब करो। मैं इनके पड़ताल टीवी को जल्दी 5 लाख देखना चाहता हूँ। हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई अपना बहुत लंबा टारगेट नहीं लेके चल ले, साफ सुथरी अपन वीडियो दिखानी है, पॉलिटिकल बातें करेंगे, अच्छे लोगों को भी लेके आएंगे इससे अलग। आपके कमेंट्स बताओ कि आप अपने अपने इलाके में कौन किसकी हवा है, कौन जीत रहा है, कहाँ का क्या गणित है, ताकि हमें भी पूरे हरियाणा का एक माहौल समझने में अनुकूल हो। और वैसे आप लगातार देखते रहें और सहयोग करें धर्मेंद्र भाई को भी, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स विशुद्ध राजनीति का 1 लाख होने वाले हैं मेरे भी। 10,000 की कमी है, वो हो जाएंगे। पड़ताल टीवी के 10,000 दर्शक अगर जाके गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा जी। और करमपाल मेरे भाई हैं बड़े, और हमारा 2005 से दोस्ती है, पारिवारिक रिश्ते हैं, बिल्कुल, इसलिए मैं इनके साथ इतना सहज होकर बात करता हूँ, क्योंकि हम एक परिवार के हिस्से हैं। छोटा भाई आप सब लोगों भी हमारे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए यूट्यूब पे जाके गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स भी आप सब्सक्राइब कर लें जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि धर्मेंद्र भाई के चैनल पे, पड़ताल टीवी पे, आपको कोई मतलब बेहुदा वीडियोस नहीं मिलेंगी, ठीक ठाक वीडियो मिलेंगी। हमारे घर के कौन बनाने देते हैं। चलो बहुत अच्छा लगा बात करके धर्मेंद्र भाई, धन्यवाद, नमस्कार।